अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। तमाम क़यास आरइयों को ख़त्म करते हुए कांग्रेस ने जुमेरात को अपने बड़े लीडर सिद्धारामैया को कर्नाटका का नया वज़ीर आला और पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार को नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया। पार्टी ने यह ऐलान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकर्दा लीडरों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया और शिव कुमार के साथ कई घंटे की बातचीत के बाद किया। सिद्धारामैया वरना असेंबली हल्के से फतेहयाब हुए, जबकि शिव कुमार कनकापुरा सीट से जीते हैं। पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और तंजीम के इंचार्ज KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सदर ने वसी गौर व खौस के बाद फैसला किया है कि सिद्धारामैया कर्नाटका के वजीर आला होंगे और DK शिव कुमार नायब वजीर आला होंगे। उन्होंने बताया कि हल्फ बर्दारी की तकरीब 20 मई को होगी। President had a series of consultations with the senior leaders and one-to-one discussion with the Siddaramaiah ji and Shiv Kumar. We are all the part of that discussions. And he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress President took a decision on Karnataka's CLP leader issue. He authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नडिगा की जीत है। इस देश के प्रजातंत्र की जीत है, इस देश के संविधान के मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारामैया जी, DK शिव कुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजाध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार, उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव, अपनापन और जबरदस्त प्रचार
उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्री गण ने, एक एक कांग्रेस के काडर ने इकट्ठे होकर यह लड़ाई लड़कर यह दिखाया कि कांग्रेस संगठित होकर यह लड़ाई लड़ सकती है। सिद्धारमैया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। डीके शिव कुमार जी, जिनका चुनावी कर्नाटक में मुकम्मल अक्सरियत के साथ जीत हासिल करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रियासत के नए वजीर आला के नाम पर मुहर लगा दी है और यह जिम्मेदारी पार्टी के तजुर्बेकार लीडर सिद्धारमैया को सौंपी गई है। इसी के साथ डीके शिव कुमार को नायब वजीर आला का ओहदा सौंपा जाएगा। दोनों कायदीन 20 मई को हलफ लेंगे। अब अगर हम सिद्धारमैया की बात करें तो उनकी पैदाइश 12 अगस्त 1948 को मैसूर जिले के सिद्धारामन हुंडी गांव में हुई थी। उनके वालिद का नाम सिद्धाराम गौड़ा और वालदा का नाम बोरामा गौड़ा है। उनके 2 बेटे हैं। उनका ताल्लुक कुरबा यानी चरवाहा बरादरी से है, जिनकी जमीनी सतह पर बासर वोकालिगा बरादरी के साथ अच्छे रवाबित हैं। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा भी इसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। सिद्धारमैया के वालिदैन चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने वकील बनने का फैसला किया। सिद्धारमैया ने मैसूर यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की और बाद में वहाँ से कानून की डिग्री हासिल की। पेशे से वकील सिद्धारमैया ने अपने सियासी करियर का आगाज समाजवादी योजना सभा से किया। उन्होंने 1978 तक जूनियर एडवोकेट के तौर पर काम किया। सिद्धारमैया पहली बार 1983 में भारतीय लोकदल के टिकट पर चामुंडेश्वरी असेंबली सीट से जीतकर असेंबली पहुंचे थे। उन्होंने इस सीट से 5 बार कामयाबी हासिल की। एचडी देवेगौड़ा के साथ इख्तलाफात के बाद सिद्धारमैया 2005-6 में जेडीएस से अलहदा हो गए थे। इसके बाद वो 2006 में अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कर्नाटक में 2004 में जब किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई तो कांग्रेस और जनता दल एस ने मखलूत हुकूमत बनाई, जिसमें कांग्रेस कायदीन एन धर्म सिंह वज़ीर आला, जबकि उस वक्त के जेडीएस के लीडर सिद्धारमैया को नायब वज़ीर आला बनाया गया था। साल 2013 में सिद्धारमैया कर्नाटका के वज़ीर आला बने और 2018 तक वज़ीर आला के तौर पर रियासत की बागडोर संभाली। वो 1977 के बाद रियासत के पहले वज़ीर आला थे जिन्होंने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की थी। इधर डीके शिव कुमार की बात करें तो उन्हें नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया जा रहा है। वो फिलहाल कर्नाटका कांग्रेस के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शिव कुमार गुज़िश्ता कुछ सालों में जनूबी हिंदुस्तान की सियासत में करिश्माती रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। इस बार भी इलेक्शन में उनकी कारकर्दगी शानदार रही। उन्होंने अपने हल्के इंतखाब कलकपुरा से अपने हरीफ उम्मीदवार को 1,22,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। शिव कुमार के सियासी पस मंज़र की बात करें तो 1989 के बाद से कोई इलेक्शन वो नहीं हारे। वो वोकालिका बरादरी के मजबूत लीडर माने जाते हैं और लगातार 8वीं बार असेंबली इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामी कमेटी की उस अर्जी पर समाप्त करने पर इत्तेफाक किया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की मस्जिद के अहाते के अंदर पाए जाने वाली मुबैना शिवलिंग के साइंसी सर्वे की इजाजत के फैसले को चैलेंज किया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने यह अर्जी गुज़िश्ता साल दायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामले का खुसूसी जिक्र किया था। अहमदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद हुक्म जारी किया, जिसके बाद बेंच ने इस मामले की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की। ख्याल रहे कि इस महीने के अवाइल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी थी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे करे ताकि ये मालूम किया जा सके कि मुबैना शिवलिंग कितना पुराना है। हाईकोर्ट ने ASI से कहा कि इस बात को यकीनी बनाए कि सर्वे के दौरान इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच हिंदू फरीक की तरफ से मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की दरखास्त पर समाअत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बंगाल हुकूमत से कहा कि फिल्म देखने वालों की सिक्योरिटी भी तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ भी पिटीशन दाखिल की गई हैं। उन पर सुनवाई से पहले हम भी ये फिल्म देखना चाहेंगे। अदालत ने कहा कि इस फिल्म में 32,000 खवातीन के इस्लाम कबूल करने वाले इल्जाम पर डिस्क्लेमर लगाया जाए और प्रोड्यूसर को ये काम 20 मई की शाम 5 बजे से पहले करना होगा। इस फिल्म को लेकर जो तनाज़ा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और गहरा हो गया है। फिल्म प्रोड्यूसर की जानिब से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी माना कि 32,000 खवातीन
कि इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई डेटा मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे डिस्क्लेमर में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज एक मामले की समाअत करते हुए जल्लीकट्टू के खेल को इजाजत देने वाले कानून के जवाब को बरकरार रखा। महाराष्ट्र और कर्नाटक हुकूमतों की तरफ से बनाए गए इसी तरह के कवानीन को भी सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस केम जोसेफ की सरबराही में जजों की आईनी बेंच ने कहा कि वो मुकर्ररा के मौक़िफ़ की तायद करती है। मुकर्ररा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रियासत के सकाफती विरसे का हिस्सा है। अदालत उज़्मा ने कहा कि जब मुकर्ररा ने कहा कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सकाफती विरसा है तो अदलिया इससे मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकती। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस मसले पर फैसला लेने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुकर्ररा को है। बेंच ने कहा कि अदालत उस मवाद से मुतमईन है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में कई सालों से राइज है और उसे तमिल सकाफत का अटूट हिस्सा समझा जाता है और ये मामला अदलिया के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिहार के ओबीसी सर्वे यानी जात पात पर मबनी सेंसस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में है, 3 जुलाई को सुनवाई भी होनी है। अगर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करता है तो हम 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रियासत में 8,200 करोड़ के रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी संग बुनियाद रखा। इसमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी प्रोग्राम्स में शामिल हुए। साथियों, ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है। भारतीय रेलवे सबको जोड़ती है, एक सूत्र में पिरोती है। वंदे भारत ट्रेन भी अपनी इसी परिपाटी पर चलते हुए आगे बढ़ेगी। ये वंदे भारत बंगाल और उड़ीसा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें और मजबूत करेगी। आज देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी ही करीब 15 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ये आधुनिक ट्रेनें देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रही हैं। साथियों, ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। मोदी हुकूमत में मुख्तलिफ कलमदानों की जिम्मेदारी संभाल चुके किरेन रिजिजू से वजारत कानून का कलमदान छीन लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजारत की जिम्मेदारी अब अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने काबीना में रद्दोबदल को मंजूरी दी। किरेन रिजिजू को वजारत कानून की जगह अर्थ साइंसेस की वजारत की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि अर्जुन मेघवाल को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा कानून और इंसाफ की वजारत में वजीर ममलिकत के तौर पर आज़ादाना चार्ज सौंपा गया। रिजिजू अरुणाचल मगरबी लोकसभा सीट से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है। वो 2014 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की काबीना में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला उन्हें बनाया गया था, जबकि मोदी हुकूमत के दूसरे दौर में यानी 2019 में उन्हें वज़ीर स्पोर्ट्स
इंडिपेंडेंट चार्ज मुकर्रर किया गया था। जुलाई 2021 में काबीना में तौसीक के दौरान उन्हें वजीर कानून बनाया गया था। उन्हें यह जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद की जगह दी गई थी। वहीं अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो वो 2009 से बीकानेर से एमपी थे। वो राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और उन्हें राजस्थान में दर्ज फरीजात के चेहरे के तौर पर देखा जाता है। 4 मई को चेन्नई पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्हें इतला मिली कि विल्लुपुरम के पास हाईवे पर खड़े 2 ट्रकों को फौरी सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि इन ट्रकों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैश 1070 करोड़ रुपए भरे हुए हैं। इतला मिलते ही पुलिस ओहदेदार हरकत में आए और आनंद फानन में चेन्नई और विल्लुपुरम से दर्जनों ओहदेदारों समेत करीब 150 पुलिस एहलकारों का काफिला मौके पर रवाना किया गया। इसके बाद खराब ट्रक को रिकवरी व्हीकल के पास के ही एक महफूज कैंपस में ले जाया गया। वहां मैकेनिक बुलाकर ट्रक को ठीक करवाने की कोशिश की गई। दरअसल ये दोनों ट्रक 4 सोमवार दोपहर को चेन्नई के आरबीआई बैंक से 1070 करोड़ रुपए लेकर विल्लुपुरम और तांबरम के बैंकों तक पहुंचने निकले थे, लेकिन विल्लुपुरम की जानिब रास्ते में एक ट्रक का इंजन बंद हो गया। दोनों ही ट्रक बीच हाईवे पर रुक गए। ट्रक रुकते ही इसकी इत्तला चेन्नई पुलिस को दी गई। खराब हुए ट्रक में 550 करोड़ रुपए और उसके पीछे चल रहे दूसरे ट्रक में 520 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद करीब 100 पुलिस एहलकारों की टीम मौके पर पहुंची। रिकवरी व्हीकल से ट्रक को खींचकर पास के ही एक महफूज अहाते में ले जाया गया। मैकेनिक को बुलाकर खराब ट्रक को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक ठीक नहीं हुआ। इसके बाद दोनों ट्रकों को रिकवरी व्हीकल से खिंचवाकर वापस आरबीआई भिजवा दिया गया। हाईवे पर ट्रकों का खराब होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब लोगों ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों को ट्रकों को घेरे देखा तो इलाके में भी हलचल मच गई। जब मालूम हुआ कि दोनों ट्रकों में 1000 करोड़ रुपए भरे हुए हैं तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हाईवे पर जाम लगने जैसे हालात बने तो पुलिस ने लोगों को समझाकर वहां से चलता किया। अरबपतियों के मामले में तीसरे बड़े मुल्क हिंदुस्तान में ज्यादातर अमीर यानी सुपर रिच तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 5 साल में मुल्क में 3 करोड़ डॉलर यानी 247 करोड़ रुपए से ज्यादा जायदाद वाले लोगों की तादाद 58.4% बढ़कर 19,119 हो गई। 2022 में 12,069 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थे। 4 मई को जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 5 साल में 1 अरब डॉलर यानी 8,237 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद रखने वालों में 21% का इजाफा हुआ है। 10 लाख डॉलर यानी 8 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा की जायदाद रखने वाले शख्स की अफराद की तादाद 107% बढ़कर 16,57,272 हो जाएगी। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन शिशिर बैजल ने कहा कि हाल के बरसों में भारत ने तेज माशी रफ्तार देखी है। इसके साथ ही नई जायदाद बनाने वाले स्टार्टअप्स हब के तौर पर भी भारत मजबूत हालत में पहुंच गया है। 2008 के मुंबई दहशतगर्द हमले के मुलजिम पाकिस्तानी ओरिजिन के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राना को हिंदुस्तान एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। 72 साल का तहव्वुर अमेरिका की जेल में बंद है। लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई के हुक्म में कहा कि जिन इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत ने तहव्वुर के एक्स्ट्राडिशन की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसे इंडिया को एक्स्ट्राडिट करने की इजाज़त दी जा सकती है। Was whether the question of counterterrorism and speedy extradition of Tawwur Rana, whether that would be taken up with President Biden in the discussions. I think that was your first question. Look, as I've already mentioned to you, the bilateral meetings on the sidelines of the G7 summit in Hiroshima are still being firmed up. So I am not going to make any assumptions about which meetings would happen, which meetings would not happen. But whatever bilateral meetings that Prime Minister holds on the sidelines of the G7 summit with whichever leader, the entire gamut of the bilateral relationship with that particular country would fall under the scope of discussions between the Prime Minister and that leader. But very specifically not connected to the question of which bilateral meeting will take place or not. Insofar as the question of Tawwur Rana is concerned,
we are in very regular touch with the US authorities to ensure that there's speedy and early extradition of Tawwur Rana. We have all seen the judgment which was given by the local US. सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक कैबिनेट वजीर सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई की। जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र की पिटीशन पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। जैन की जानिब से पेश वकील ने बताया कि उन्हें वेकेशन बेंच में सुनवाई की छूट दी जाए। इस पर बेंच ने उन्हें वेकेशन बेंच में जाने की परमिशन दी, साथ ही एतराज़ात दर्ज करने की भी छूट दी। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत पिटीशन खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जैन की जानिब से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरती सेहत का हवाला दिया। सिंघवी बोले कि वो आदमी कंकाल हो गया है, एक ढांचा बन गया है, जेल में उसका 35 किलो वजन घट गया है। सिंघवी ने कहा कि जैन की सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनका केस वेटिंग लिस्ट में 416 नंबर पर है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में 71 साल के एक बुजुर्ग ने चाशुमे की दोपहर सुपारी देकर अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया। मरने वाली की शिनाख्त पूजा गुप्ता के तौर पर हुई। इसकी उम्र 35 बरस है। पूजा ने अपने दुगनी उम्र के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एसके गुप्ता से शादी की थी। एसके गुप्ता की उन्हें पहली बीवी से एक बेटा था जिसका नाम अक्षित है। इसी की देखभाल के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी। राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के सुभाष नगर में 35 साल की खातून की चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल से पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि खातून को उसके 71 साल के शोहर और 45 साल के सौतेले बेटे ने ही 2 सुपारी किलर की मदद से मरवा दिया था। शोहर, सौतेले बेटे और दोनों सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसके गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पिछले साल फरवरी में बीमारी के चलते उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। करीब 5 साल पहले एक हादसे में छोटे बेटे की भी मौत हो गई थी। बेटी की शादी हो चुकी है, वहीं बड़ा बेटा फिजिकली हैंडीकैप है। उसी की देखभाल के लिए एसके गुप्ता ने करीब 6 महीने पहले ही अपने से आधी उम्र की पूजा से शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही गुप्ता समझ गए कि पूजा ने पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी की थी। पुलिस पूछताछ में मुलजिम एसके गुप्ता ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही पूजा उनके बेटे को तरह तरह से परेशान करने लगी। उसने साफ कह दिया था कि वो बेटे की देखभाल नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उसने बेटे की देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। इसी से तंग आकर उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच और आगे बढ़ा दी है। हरियाणा के हिसार में टीचर की पिटाई का अनोखा मामला सामने आया। वहां एक अंग्रेजी टीचर ने क्लास में एक तालिब इल्म को डांट दिया। इससे वो तालिब इल्म इतना नाराज हुआ कि उसने 3 दोस्तों से टीचर की पिटाई करवाकर माफी मंगवाई। यही नहीं, टीचर को जलील करने के लिए मारपीट का वीडियो बनवाया, उसका वीडियो भी वायरल करवाया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने मुलजिम तालिब इल्म को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने टीचर के साथ मारपीट की बात कबूल कर ली। हिसार के आरोही मॉडल स्कूल के टीचर ने बताया कि पीर के रोज स्कूल से वो बाइक पर घर जा रहे थे। उनके पीछे एक तालिब इल्म भी बैठा हुआ था। घिरा के पास वो एक प्राइवेट एकेडमी के पास पहुंचे तो 3 नौजवानों ने उनकी बाइक रोक ली। मुस्लिम नौजवान ने कहा कि इनकी बेइज्जती क्लासरूम में उसने क्यों की थी और उसकी पिटाई कर दी। टीचर ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो पहले पुलिस के पास गए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। सीबीआई ने मुंबई एनसीबी के साबिक चीफ समीर वानखेड़े को समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें कल पेश होने के लिए कहा। इससे पहले 12 मई को सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा था। वानखेड़े पर आर्यन ड्रग केस में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का इल्जाम लगा है। एजेंसी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की जल्द हिंदुस्तान में एंट्री हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला के अहदेदारों ने 4 शुम्बे को मरकजी हुकूमत के अहदेदारों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की। हालांकि इसके बारे में अभी तक सरकार, टेस्ला या एलन मस्क की जानिब से ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले पिछले साल भी टेस्ला ने भारत आने की
इच्छा, एक ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन तब कंपनी और हुकूमत के बीच बात नहीं बन पाई थी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी वक्त रेड कर सकती हैं। पंजाब सूबे की केयरटेकर गवर्नमेंट के मुताबिक इमरान खान के जमान पार्क वाले घर में 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। चाशुम को उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो जुमेरात दोपहर 2 बजे खत्म हो गया। इसके बाद पुलिस, रेंजर्स और आर्मी की कंबाइंड टीम ने ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इमरान खान ने मीडिया को घर पर बुला लिया था। जुमेरात को इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल खदर ट्रस्ट केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। कोलंबिया के अमेज़न जंगल में प्लेन क्रैश के 18 दिन बाद 4 बच्चे जिंदा मिलने वाली खबर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो का कहना है कि क्रैश के बाद लापता हुए बच्चे मिल गए हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन में जुटी फौज ने इसकी तस्दीक नहीं की। मिलिट्री ऑफिसर्स का कहना है कि बच्चे उनकी कस्टडी में नहीं हैं। अब कोलंबिया की जनता का कहना है कि प्रेसिडेंट पेट्रो बच्चों के जिंदा होने की झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई को सेस्ना 206 नाम का प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गया था। इसमें 4 बच्चों समेत 7 लोग सवार थे। इस वाक़े की जानकारी मिलने के बाद कोलंबिया हुकूमत और मिलिट्री ने रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम ऑपरेशन होप दिया गया था। मिलिट्री के एक ओहदेदार ने कहा कि हमें जंगल में एक जगह लकड़ी से बनाया गया एक टेम्पररी शेल्टर मिला। वहां कुछ हेयर बैंड, बच्चे के दूध पीने वाली बोतल और आधे खाए हुए फल भी मिले, जिसके बाद हमें लगा कि वहां कोई रह रहा है, लेकिन फिलहाल कोई नहीं मिला। हमने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेज़न के जंगलों में 131 फीट लंबे पेड़ हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इटली में मंगल के रोज भारी बारिश के बाद सैलाब आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 लोगों की अब तक इससे मौत हो गई है। वहीं सिविल प्रोटेक्शन मिनिस्टर नेलो मुसोमेसी ने कहा कि जितनी बारिश साल भर में होती है, उसकी आधी तो पिछले 36 घंटे में हुई। इटली में साल भर में आमतौर पर 1000 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं 36 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश हुई। ओहदेदारों ने कहा कि एमिलिया रोमग्ना रीजन सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वहाँ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में एनीमिया से मुतासिर कंबोडिया की खातून रनर बो समनांग ने बारिश में भीगकर 5000 मीटर दौड़ को पूरा किया। बारिश शुरू होने के बावजूद वो ट्रैक पर 90 सेकंड तक अकेली दौड़ती रही और अपनी दौड़ को पूरा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभी लोग कंबोडिया की इस रनर के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर समनांग का इंटरव्यू 16 मई को जारी होने के बाद उनका वीडियो वायरल हुआ। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 5 से 17 मई तक कंबोडिया में हुए। 8 मई को वुमेन्स के 5000 मीटर दौड़ का आखिरी इवेंट था। सभी एथलीटों के दौड़ पूरा करने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। जब ट्रैक पर कंबोडिया की बो समनांग अकेली थी और वो दौड़ अभी पूरी नहीं कर पाई थी, तभी बारिश हो रही थी। उन्होंने बारिश में भीगते हुए दौड़ को पूरा किया। इस दौरान लोग ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते रहे। इस पूरे मामले को लेकर कंबोडिया के वजीर आजम ने इस वुमेन रनर को $10,000 का इनाम भी दिया। यानी अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो वो 8,25,887 रुपये होते हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।